नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे साइबर अपराध पर एनसीआरबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत ये टॉपिक कवर होता है और जब भी कोई महत्वपूर्ण संगठन की रिपोर्ट आती है तो यूपीएससी वहां से संघ लोक सेवा आयोग प्री में भी क्वेश्चन बनाता है। आपके मेंस एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ प्री के लिए भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में साइबर अपराध के मामलों में 24.4% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल तकनीकों का प्रयोग है। ये मामले वित्तीय धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, डीप फेक यौन सामग्री आदि है। आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों के पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर पता करके उनके अकाउंट से शॉपिंग करके या खरीदारी करके उनके अकाउंट में जितनी भी लिमिट बची होती है सब गायब कर देते हैं जितने भी साइबर क्रिमिनल हैं। फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी, कोई भी आपको लिंक भेज देते हैं, आपके मोबाइल पे टेक्स्ट पे आता है कि आपके अकाउंट में इतने 5 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं, कृपया आप उसको खोलिए। जैसे ही आप खोलते हैं तो उसकी सारी सूचनाएं आपकी अपराधियों तक पहुंच जाती है। और फिर महिलाओं के लिए उनका मिसयूज करते हैं, उनकी फोटो या उनके फोटोग्राफ्स ऑनलाइन इंटरनेट विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, वहां से लेकर के उसका मिसयूज करके फिर वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइबर अपराध केंद्र सूची का विषय ना होकर के राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं साइबर अपराध बढ़ क्यों रहा है, क्या कारण है इतनी वृद्धि हो रही है। पहला कारण है बढ़ता डिजिटलीकरण। जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ेगा सोसाइटी समाज में, वैसे वैसे क्राइम बढ़ेंगे समाज में, क्योंकि आज मैक्सिमम चीजें सब डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। चाहे आप कोई एग्जाम का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं या आप कहीं जाने की यात्रा कर रहे हैं तो रेल में अपनी सीट का रिजर्वेशन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। कहीं घूमने जाना है, आपको होटल में रूम बुक करना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मैक्सिमम चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा निश्चित रूप से खतरा बढ़ेगा और आवश्यकता होगी उसके समाधान की। आगे हम समाधान की भी बात करेंगे। दूसरा कारण है दोस्तों विशाल इंटरनेट यूजर बेस है। भारत में विश्व स्तर पर सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता है। अभी एक अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार 2023 तक भारत में इंटरनेट यूजर लगभग 90 करोड़ के आसपास हो जाएगा। दोस्तों, ये संख्या बहुत बड़ी है। जहां इतनी बड़ी संख्या होगी, अपराधियों को बहुत बड़ा अवसर मिलेगा साइबर क्राइम करने के लिए। भारत में अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए होना चाहिए वो नहीं है। बात करते हैं अगर कहीं पे साइबर क्राइम होता है तो लोग एफआईआर नहीं कराने जाते हैं, क्योंकि भारत में साइबर थानों की कमी है, ठीक है, और भारत में साइबर एक्सपर्ट की कमी है, भारत में फॉरेंसिक लैब की कमी है, तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर आंतरिक खतरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये गतिविधियां हो रही हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा पहुंच रहा है। जो संवेदनशील जानकारी तक पहुंच वाले व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चिंता है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र में। भुगतान प्रणालियों की भेद्यता, पेमेंट सिस्टम वल्नरेबल हैं, कमजोर हैं। डिजिटल भुगतान जैसे होता है, ऑनलाइन लेन देन के बढ़ने के साथ ही फिशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन स्कैम जैसे वित्तीय अपराधों का खतरा बढ़ गया है। फिशिंग आप जानते हैं, जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, मछली उस जाल में फंस जाती है, वैसे ही ऑनलाइन आप जानते हैं आजकल मैसेज आते हैं, आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं या आपके एसएमएस के थ्रू आ रहे हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं, कृपया आप उस लिंक को खोलिए। जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हैं, लालच बस आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन अपराधियों तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते कुछ सेकंडों के अंदर आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऑनलाइन स्कैम्स भी ऐसे ही हो रहे हैं। अभी समाज में डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, वो नहीं है। आम नागरिकों के बीच में डिजिटल लिटरेसी का अभाव है। लोग सही से अपनी, चाहे कंप्यूटर सिस्टम का यूज करना हो, मोबाइल का यूज करना हो, टैबलेट आईपैड का यूज करना है, नहीं जानते हैं। वो पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन फिर वो धोखाधड़ी उनके साथ होती है। फिर सुभेद आबादी, कमजोर आबादी, वल्नरेबल आबादी है। वरिष्ठ नागरिक यूपीआई सुविधाओं का प्रयोग करने के बारे में नहीं जानते हैं, वे ऑनलाइन स्कैम्स में शिकार हो जाते हैं। उनके पास भी इस तरह के मैसेज आते हैं। तो जो समय समय पर पासवर्ड चेंज करना चाहिए वो ये आबादी नहीं कर पाती है, जिसके कारण अपराधियों तक
उनकी सारी जानकारी पहुंच जाती है, जो फिर वो क्राइम कर देते हैं। अब बात करते हैं साइबर अपराध के प्रभाव क्या हो सकते हैं। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों, समग्र रूप से समाज पर व्यापक और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। पहला तो है कि वित्तीय हानि होती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। चाहे वो व्यक्तियों का लॉस हो, उनके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, या कोई संगठन है, निजी संगठन है, वहां से उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फिर सरकारी संगठन है, वहां उनका लॉस हो सकता है, प्रभाव पड़ रहा है, दिख रहा है। दूसरा है डेटा की गोपनीयता का भंग होना। जो डेटा सीक्रेट्स रहने चाहिए, अपराधियों तक नहीं पहुंचने चाहिए, उन डेटा के सिक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरा प्रभाव पड़ रहा है साइबर की पहचान की चोरी। जो पहचान सीक्रेट रहनी चाहिए, वो व्यक्तिगत उसका मिसयूज कर रहे हैं अपराधी। फिर दोस्तों, सेवाओं में व्यवधान हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं किसी सर्विस को अवेल करने के लिए। आपने ऑनलाइन सामान की, गुड्स की ऑर्डर बुक किया। जैसे ही पेमेंट करते हैं तो पता चलता है कि वो सर्वर डाउन हो गया है, जिसके कारण से आपका पेमेंट रुक जाता है। या फिर रेलवे में अपने सीट का रिजर्वेशन बुक कर रहे होते हैं तो वो फेलियर हो जाता है, तो सेवाएं ठप हो जाती हैं, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो, रेल में सीट रिजर्व कराने के से संबंधित हो। बात करते हैं बौद्धिक संपदा की हानि हो रही दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लॉसेज हो रहा है। व्यवसायों, बौद्धिक संपदा, व्यापार रहस्यों, स्वामित्व वाली जानकारी का चोरी से नुकसान हो सकता है। और इससे सबसे बड़ा लॉस हो रहा है प्रतिस्पर्धा और नवाचार कमजोर हो सकता है। जो इनोवेशन होना चाहिए मजबूत, वो यहाँ पे बौद्धिक संपदा के चोरी होते ही उनका नुकसान हो रहा है। उसका सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक नतीजे के रूप में सामने आते हैं। फिर प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है दोस्तों। साइबर अपराधी व्यक्तियों, संगठनों, यहाँ तक कि पूरे उद्योग की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं और कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जा रही हैं। इसका वैश्विक प्रभाव ये पड़ रहा है, साइबर अपराधी सीमाओं से घिरा नहीं है। इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। साइबर खतरों का प्रभाव ढंग से मुकाबला करने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बात करते हैं साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर हमलों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ कदमों की चर्चा कर लेते हैं। एक तो आईटी एक्ट 2000 है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 43, धारा 46, धारा 70 और धारा 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। अगर कोई हैकिंग किया है तो आप इन धाराओं के खिलाफ अपराधी के एफआईआर दर्ज करा करके उनको दंड दिला सकते हैं। दूसरा सरकारी प्रयास है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, सर्टिन के नाम से बनाया गया है। सर्टिन नियमित रूप से नवीनतम साइबर खतरों और कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिवादों के बारे में अलर्ट जारी करता है, सलाह जारी करता है। यह साइबर सुरक्षा घटनाओं का प्रबंधन करता है, साइबर सुरक्षा समुदाय को सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये एजेंसी क्या करती है कि आंकड़ों को इकट्ठा करती है, फिर उनको आगे सेंड करती है। पूरा कोऑर्डिनेशन का काम ये संगठन करता है। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं। कहीं बॉटनेट, कहीं मॉलवेयर आया है, स्पैम मैसेज आए हैं, तो उनकी सफाई ये सेंटर करता है। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 के नाम से मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जा रही है। अगर भविष्य में साइबर अटैक होते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। जैसे भविष्य में भूकंप आते हैं तो उससे निपटने के लिए मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही साइबर अटैक से बचने के लिए समय समय पर अब साइबर सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। बात करते हैं कि भविष्य की राह क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। डेटा का स्थानीयकरण करने की आवश्यकता है। अधिकांश साइबर अपराध प्रकृति में अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जिनमें क्षेत्राधिकार के बाहर का अधिकार क्षेत्र होता है। इसलिए डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता है ताकि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं संदिग्ध भारतीय नागरिकों के डेटा तक समय पर पहुंच प्राप्त कर सकें। और दूसरी है साइबर लैब्स को अपग्रेड करने की, क्योंकि नई तकनीकों के आने से राज्यों के साइबर फॉरेंसिक जो लैब है उनको उन्नत किया जाना चाहिए। साइबर बीमा की आवश्यकता है। विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए साइबर बीमा पॉलिसी तैयार करना आवश्यक इसलिए है, किसी संगठन का अगर साइबर अटैक के चलते हुए लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत की जा सके। फिर सख्त डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है। भारत में एक मजबूत डेटा संरक्षण ढांचे की आवश्यकता है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इस दिशा में एक अच्छा कदम माना जा रहा है जो भारतीय संसद ने लाया है इस बिल को। दोस्तों, बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय उपायों की। आप मेंस का उत्तर लिख रहे हैं या टेस्ट सीरीज में लिख रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय उपायों को जरूर लिखें साइबर अटैक के हमलों से बचने के लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय उपाय है बुडापेस्ट कन्वेंशन। यह साइबर क्राइम को एड्रेस करता है और एड्रेस करने वाली ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, लेकिन भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। दूसरा है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यह कई डेटाबेसों के समन्वय और रख रखाव के लिए
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी लाभ के उद्देश्य से काम करती है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF ये संयुक्त राष्ट्र का मंच है। संयुक्त राष्ट्र का एक ही मंच है जो साइबर अटैक के हमलों से बचने के लिए, उसका नाम है IGF। दोस्तों, आज के अंक को यहीं पे समाप्त करेंगे, रोकेंगे। इस अंक को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट अंक में। कृपया आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। धन्यवाद।